हेलो प्यारे बच्चों। जेई मेंस जनवरी 2026 की जनवरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पेपर देना स्टार्ट कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स की शिफ्ट्स हो चुकी हैं और कुछ की अभी वेटिंग है। तो हमने जिन स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम देने के बाद फीडबैक लिया, उनके फीडबैक से एक बहुत अच्छी बात जो समझ आई, सर पेपर बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही बैलेंस्ड आ रहा है। जैसे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों का पोर्शन है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर को टच किया गया है और पेपर काफ़ी कंसेप्चुअल आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, पेपर आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग आ रहा है। एंड मोमेंट पे अपने फ्रेंड्स के फीडबैक के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपकी मेहनत आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। हमने कुछ स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आपको उसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए, जेई मेंस की जनवरी 2026 की सबसे पहली शिफ्ट विच इज 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, काफ़ी ही बेसिक पहला सवाल हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप नोटिस करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सवाल है। जैसे ही मैंने कंपाउंड्स देखे तो मुझे पता लग गया ये इनऑर्गेनिक का सवाल है। अगर मैं देखूं तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक चीज जो इस साल पेपर के अंदर ऐड हुई है, केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, जिससे थोड़ा सोचने में टाइम लगाना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट्स काफी क्लोज हैं। चलिए चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 को रीड करता हूं तो इसमें दिया गया है ऑल दी पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको कुछ पेयर्स बना के दिए गए हैं, आर एम्फोटेरिक। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट और इनकरेक्ट चेक करना है। तो चलो फटाफट से चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो उसमें 3 पेयर्स में से एक एम्फोटेरिक पूछा गया है। बच्चों, एम्फोटेरिक का मतलब हम सबको पता है, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। नाउ एम्फोटेरिक पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स का हमने एक बहुत अच्छा क्लास में ट्रिक पढ़ा हुआ है, एक बार आपके साथ रिवाइज कराता हूं। सर हम उसको बोलते हैं जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग्स, सब ऐसे ही गाया करो मानो वी। तो सर जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग्स, सब ऐसे गाया करो मन्नो वी। तो पंजाबियां दे गाने सब तो वधिया हुंदे ने, ऐसा सामने एक ट्रिक बना रखा है। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एम्फोटेरिक। जस्ट मेंशनिंग देयर ऑक्साइड्स, जिंक का जिंक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का Al2O3 होता है, पीबी के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, PbO एंड PbO2। बेरिलियम का एक ही है, BeO। SN के 2 होते हैं, SNO एंड SNO2। ऐसे ही ये सब रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स भी, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एक बार जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। जनाबे आली, चाहे तो उसे लिख लो, यू कैन राइट इट डाउन। जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग्स, सब ऐसे गाया करो मन्नोवी। नाउ इसमें नोटिस करें सर, इसके अंदर हमारे एक तो ये लेड के ऑक्साइड्स और एक ये टिन के ऑक्साइड्स, ये रहे सर लेड के ऑक्साइड्स, ये रहे सर टिन के ऑक्साइड्स। सर ये दोनों ऑक्साइड्स इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यस, ये पेयर भी एम्फोटेरिक है, ये पेयर भी एम्फोटेरिक है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस पेयर, ये जर्मेनियम का ऑक्साइड है। देखो वैसे तो ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के शॉर्टकट लिस्ट में कवर्ड नहीं है, बट एक बार री वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के पेपर के अंदर अगर आपको कुछ लगता है कि आंसर है, उसको एक बार क्रॉस चेक करके ही आंसर मार्क करना है ताकि एक्यूरेसी बेटर हो जाए। चलो चेक करते हैं सर। नाउ अगर आप एलिमेंट्स देखो, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल के अगर मैं आपको एलिमेंट्स याद कराऊं, अगर आपको बताओ तो क्या होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और जैसे कि हमारी नॉलेज हमें पता है, क्या सर, सर इसमें टिन और लेड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बिल्कुल सही। और सर जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते हैं, लीविंग कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज न्यूट्रल इन नेचर। तो सर अब क्या जर्मेनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है कि एसिडिक? इट इज एसिडिक, सो इट इज नॉट एम्फोटेरिक। सो क्वाइट क्लियरली आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ओके सर,
मूविंग ऑन, लेट्स चेक द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया गया कि ये 3 और इनफैक्ट 4 कंपाउंड्स हैं जो हमें दिए गए हैं। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। कैसे सर? सर इसमें एक वर्ड आया है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सर हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लुईस ऑक्टेट रूल। सर उसकी एक्सेप्शन होती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग। ये हम सबको पता है सर। 8 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना बॉन्ड बनाने के बाद भी उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हैं। सो जब सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट चेक करना होता है तो सर सबसे पहले AlCl3, BH3 और BeCl2 हमारे सबसे कॉमन केसेस हैं। एक बार चेक करें सर। अगर हम चेक करें सर तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर आपको याद करा दूं तो इट इज एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। और सर BH3 का सर बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर BeCl2 का बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन। और सर रह गया NO2। अब सर NO2 इन जनरल हम कवर किया करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है सर, N डबल बॉन्ड हो और सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और N के ऊपर एक हुआ करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अब चेक करते हैं। हाँ सर, लेट्स चेक इट आउट सर। क्या चेक करना है सर? सर एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड्स हैं और हर एक बॉन्ड में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर इसमें 3 बॉन्ड्स 3 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सर इसी तरह से बेरिलियम के 2 बॉन्ड्स हैं सर 2 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सर नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स ये रहे और एक बॉन्ड ये रहा, 3 2 6 और एक सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है 6 + 1 सर इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है। सर 6 6 4 7 ऑल आर लेस देन 8। तो सर डेफिनेटली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो सर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। इनकरेक्ट करेक्ट? both statement correct? No sir. Statement 1 correct? No sir. Statement 2 correct and 1 is incorrect? Yes sir. Sir quite clearly option 3 is the answer. As I'm again telling you, इस बार जो JEE मेंस का जनवरी 2026 का शिफ्ट्स आई हुई हैं दे आर क्वाइट कंसेप्चुअल। तो आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से एनालाइज करके मार्क करके आगे जाना है, जल्दी में गलती नहीं करनी है। तो ये काफी सिंपल इनऑर्गेनिक का सवाल था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अरे सर ये तो फिर से एक इनऑर्गेनिक का और सवाल आ गया। अब सर नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े जल्दी जल्दी देखते ही होने वाले होंगे, पर अगर आप पिछला क्वेश्चन भी चेक करें उसमें स्टेटमेंट बेस दे दिया गया और उसके अंदर भी काफी सारे कंपाउंड्स या उनके पेयर्स दिए गए, तो हमें थोड़ा टाइम लगा उसको एनालाइज करने में। सिमिलरली हियर एक ही क्वेश्चन में 4 चीजों को चेक करा रहा है। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्लो डाउन एंड चेक इट केयरफुली। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। चलो चेक करते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। हमसे एक करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। चलो सर चेक करते हैं। इस तरह से पहले 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 में दी हुई है प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सर एक सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी में सर ये कुछ 4 पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। सर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के किसी भी सवाल के अंदर बेस्ट तरीका होता है जिस एलिमेंट को आपने चेक करना है आप पहले पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन देखें, फिर उसके बाद उसके ट्रेंड्स देखें और अगर कोई स्पेशल केस है तो उसके अंदर फिट कर लें और फिर अपने ऑप्शन को या अपने स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करें। लेट अस डू दैट। सर सबसे पहले चेक करें सर बोरोन सल्फर फास्फोरस फ्लोरीन। सर बोरोन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड के हैं, सल्फर और फास्फोरस थर्ड पीरियड के हैं, तो सर थोड़ा मिक्सिंग की गई है। तो चलो सर पहले इन एलिमेंट्स को दिखा दें। सर सेकंड पीरियड में मेरे को याद आता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर इसमें से हमारे को एक बोरोन दिया हुआ है और एक फ्लोरीन दे रखा है। और सर और कौन से एलिमेंट्स हैं? सर ये 2 एलिमेंट्स तो कवर हो गए सर। और कौन से हैं? सल्फर फास्फोरस। सर ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है? सल्फर। नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस। सर इन 4 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर किया गया है। सर पहले आप मुझे एक जनरल ट्रेंड बताएं सर। सर इस तरफ को we all know that in periodic table towards right, moving towards right, normally ionization energy increases.
जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है सर। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो फ्लोरीन की बढ़ी हुई या बोरोन की, डेफिनेटली फ्लोरीन की। और ऑप्शन क्या कह रही है कि फ्लोरीन की बोरोन से कम है। सर और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। मूव ऑन करते हैं सर, अगला वाला चेक करते हैं। अगले वाले में बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स दे रखा है। पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के दो क्वेश्चन कंटिन्यूअसली एक ही शिफ्ट के अंदर आ गए, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ चेक इट आउट। नाउ सर एलिमेंट्स दे रखे हैं KNaMgAl, जैसे मैंने अभी कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको जरा लोकेट करके फिर एनालाइज करते हैं। सर मेरे को जितना याद है सर, जो Na और K हैं दे आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सर लिथियम के नीचे क्या होता है Na, के नीचे क्या होता है K, ठीक है सर। Mg और Al, ओके सर। Li के आगे क्या होता है Be, के आगे क्या होता है बोरोन, Be के नीचे Mg, फिर यहाँ पे क्या Al। सर कौन कौन से एलिमेंट्स चार जिनके ऑक्साइड्स दिए गए हैं? सर एक Na है, एक K है, एक Mg है और एक Al है। वेरी गुड। नाउ सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबको ऑलरेडी पता है जब हम टूवर्ड्स राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, ये लिखा गया है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है तो मेटालिक नेचर, ठीक है, मेटालिक नेचर, ठीक है, मेटालिक नेचर का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटालिक नेचर या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करती है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या करती है? डिक्रीज। बिल्कुल सही सर। सर ये उल्टा होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उतना मेटालिक कम, उतना उसके ऑक्साइड की बेसिक नेचर कम। तो इधर को बेसिक नेचर कम होनी चाहिए, NaMgAl की, NaMgAl की कमी हो रही है। और सर इधर को उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट इज ट्रू, ऑपोजिट ट्रू। तो सर जो आपने वहां लिखा है उसका ऑपोजिट ट्रू है। दैट मीन्स नीचे को मेटालिक नेचर क्या होती है? इंक्रीज, और बेसिक नेचर भी क्या होती है? इंक्रीज ऑफ द ऑक्साइड। तो सर सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक कौन है? K2O। सो वेरी करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। लेट्स चेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गया है? अरे सर सेम टू सेम चीज पूछी गई है। जो हमने ऊपर लिखा वो बेसिक नेचर था, नीचे उसी को दोबारा लिख दिया मेटालिक कैरेक्टर की फॉर्म में। तो सर KNaAlMg, ओ ओ ओ सर ध्यान से देखें, यहाँ पे Mg आगे था और Al पीछे था, यहाँ Al आगे है और Mg पीछे है। दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट सर। वेरी केयरफुली, हल्का सा गलती हुआ नहीं, पूरा क्वेश्चन गलत। तो आपको बहुत ध्यान से रीड करके हर पार्ट को फिर आगे बढ़ना है। आगे चेक करें सर, अब दे रखा है सर EA स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चेक करें सर, इन एलिमेंट्स को चेक करें फिर से सर। लो सर फिर से इनका इंटरसेक्शन बनाए, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं सर? फ्लोरीन के नीचे क्या होता है? क्लोरीन। ओके सर, फ्लोरीन के आगे इधर क्या होता है सर? ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है? सल्फर। ऑक्सीजन के आगे सर नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फॉस्फोरस। विच 4 एलिमेंट्स आर बीइंग कंसिडर्ड? एक है फॉस्फोरस, एक है सल्फर, एक है क्लोरीन और एक है फ्लोरीन। सर नॉर्मली इधर को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है? इंक्रीज, जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सर क्लोरीन की सल्फर से ज्यादा, सल्फर की फ्लोरीन से ज्यादा। ये रहा सर क्लोरीन की सल्फर से ज्यादा और फिर सल्फर की फॉस्फोरस से ज्यादा, ये तो ठीक है। अब सर रह गया फ्लोरीन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले आप एलिमेंट्स को लोकेट करो, फिर उनका जनरल ट्रेंड लिखो। इस ट्रेंड के उल्टा टेक्निकली ये नीचे को क्या होनी चाहिए? डिग्रीज। तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ तो फ्लोरीन की कम लिखी हुई है सर। एक सेकंड, आपको याद होगा क्या सर? अगर आपको याद हो, क्लोरीन से कम रखता है स्पेशल केस, ठीक है। जनरल ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, बट एक स्पेशल केस था। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एक्सपीरियंस हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, जिसके कारण सेकंड पीरियड के इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी एक्सपेक्टेड होती है उससे थोड़ी कम हो जाती है, और फ्लोरीन थोड़ा क्लोरीन से कम हो जाता है। तो सर फ्लोरीन थोड़ा क्लोरीन से कम हो गया। सर एक डाउट है, क्या फ्लोरीन कम होकर क्लोरीन से भी कम हुआ कि इनसे भी कम हुआ? नो, वेरी इंपॉर्टेंट रिटेनिंग फैक्ट आई एम टेलिंग यू। जितने भी लोगों ने पढ़ाई करी है, पीरियोडिक याद किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ कंप्लीट एलिमेंट्स, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उन सब में से, ठीक है जी, सभी के सभी ऑल हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। ये एक फैक्ट आपके बहुत काम आएगा। ट्रेंड से हटके फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज के बेसिस के ऊपर सभी एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सारे हेलोजेंस की होती है, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फिर ये दोनों हेलोजेंस इनसे आगे होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हुआ। बेस्ड ऑन दिस we have to look for that option where option 2, statement 2 and statement 4 are said to be correct, and quite clearly that option seems to be option number 2. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये क्वेश्चन आसान है, कुछ भी इरेलेवेंट नहीं है, चाहे ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बट पीरियोडिक का क्वेश्चन है। आपको ट्रेंड्स, आपको लोकेशन ऑफ द एलिमेंट्स और आपको स्पेशल केसेस को बहुत ध्यान से रिकॉल करके, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करके फिर आंसर करना है, फिर आपकी गलती हो ही नहीं सकती। ओके सर, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है जरा रीड करें। अरे सर, एक और क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का। बाय चांस हम जो सीक्वेंस कर रहे हैं इसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पहले लगे हुए हैं, और ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सब लोग इनऑर्गेनिक से भागते हैं, बट मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं इन क्वेश्चंस के थ्रू, इनऑर्गेनिक जो आई है वो कोई भी कर सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर उसका बेस क्लियर है। कोई बहुत ही ज्यादा क्रैमिंग वाला इनऑर्गेनिक का पार्ट नहीं आया है, लॉजिकल वाला इनऑर्गेनिक का पार्ट आया है। चेक करते हैं सर। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस बार जेई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट में क्वाइट क्लियरली बच्चों को भाग भाग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ज्यादा स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो आपको आता है उसको सही करना है। मैं बहुत बार कहता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर सर आपको कुछ आता है और अगर क्वेश्चन आसान है, आसान क्वेश्चन को भी सही करना पड़ता है, उसके बिना फिर हमारे मार्क्स नहीं बनते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। चेक द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में निकल के 3 बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और साथ में एक कंपाउंड दिया है CH4, और कहा गया इन 4 कंपाउंड्स में से 3 कंपाउंड क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी उसने एक नॉर्मल कंपाउंड को 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ मिक्स करके आपसे हाइब्रिडाइजेशन चेक करने को कहा है। चलो सर, थोड़ा आराम से शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का, नॉट ओनली फॉर जेई बट फॉर बोर्ड्स आल्सो। चलो चेक करते हैं सर। अब सर एक बार आप जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर रहे हैं। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करते हैं तो वी मस्ट नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मैटर। यहाँ पे Na+2 है सर, यहाँ भी Na+2 है सर, लेकिन ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड भी न्यूट्रल लीगेंड है, तो सर निकल के ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है सर। अब सर एक कंपाउंड दिया CH4, पहले स्टेटमेंट 1 में वेरीफाई कर रहा हूं इसके लिए, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्सेस हैं और 2 में Ni2+ है, तो जस्ट रिकॉलिंग सर जो Ni2+ होता है, चलो पहले मैं Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन याद कर रहा हूं। Ni2+ का जो एटॉमिक नंबर है वो वैसे 28 है, बिल्कुल ठीक है सर। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिंक इज 30 से 2 एलिमेंट पहले निकल आता है, तो 28 उसका एटॉमिक नंबर है। तो सर इसकी जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन बनती है आर्गन, और फिर उसके बाद सर 3D8 बनती है। ये इसकी कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन है, निकल 2+ कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके अंदर सर जो 3D8 है, वी ऑल नो दैट 3D ऑर्बिटल्स हैव 5 orbitals, 3D subshell has 5 orbitals in that. Now sir उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जनरली पहले सब 5 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक अनपेयर्ड जाता है, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बट हमें फिर लीगेंड चेक करना पड़ता है। चेक करें सर यहाँ पे Cl- वाला केस पहले करते हैं। आपको याद होगा जो Cl- है वो WFL है, WFL बोले तो वीक फील्ड लिगेंड। अब सर ये जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते, तो सर क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे फिलिंग होने वाली है सर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड यहाँ जाएगा, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ पेयरिंग स्टार्ट करेगा सर। 6 में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 6 के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हुई, 7th और 8, इस तरह से 3D8 WFL की प्रेजेंस के अंदर वीक फील्ड लिगेंड Cl- की प्रेजेंस के अंदर अपने आप को रखेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसके अंदर अब कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लें। हाँ सर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप चेक करें तो सर इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर CN4 है, क्योंकि एक सेंट्रल मेटल को 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है। तो कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स किसी भी सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सर कोऑर्डिनेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग
एम्प्टी ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सर अगर आप नोटिस करें, हमारी अब 3D पूरी फिल्ड है, कोई भी, चलो पूरी फिल्ड इन द सेंस कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं है, बट इसमें कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अब अगर निकल ने 2+ स्टेट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है तो उसको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करानी है। तो सर अगर आप नोटिस करें, ये तो 3D थी, उसके बाद सर 4s आएगी एनर्जी ऑर्डर में। सर 4s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है, तो सर फिर आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए एम्प्टी, तो आपको उसके बाद 4p यूज करना पड़ेगा। तो सर ये एक एम्प्टी और ये 3 एम्प्टी, टोटल 4, और हाँ सर इन चारों को यूज करके मिक्स करके VBT से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो यस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली sp3 है, कंफर्म हो गया। मूव ऑन करते हैं सर। अब चेक करते हैं सर, अगर होता Cn-, सर एज पर द थ्योरी ऑफ द complex compounds, जो Cn- है, that is SFL. If you remember the full form of SFL, it stands for strong field ligand. इस strong field ligand के अंदर सर आपको फिर से 3D8 को भर के दिखाना है। सर इस बार strong field ligand है, तो इसमें क्या होने वाला है सर, जो पेयरिंग है 1 2 3 4 5 6, लो सर ध्यान से देखना सर, ये 3 के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ये SFL होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स 3D के अंदर जो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं वो 5 अनपेयर्ड के बाद करने की बजाय 3 के बाद करते हैं, यही डिफरेंस है। बट अभी भी 3D8 भरना है, 6 तो भर गए, 2 रह गए। अब वो 2 या तो 1-1 चले जाएं या फिर पेयर हो जाएं। अब अगर तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, फिर तो जाते हैं 1-1, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D8 है। इसके अंदर ये बहुत स्पेशल है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर होते हैं और एक ऑर्बिटल D की खाली रह जाती है। अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, तो इसको अभी भी 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करनी है। तो सर एक तो मिल गई, एक 4s की ले लो, और इस बार आप 4p की तीनों मत यूज करना सर। तो कितनी यूज करें सर, तो आप एक काम करो सर, आप इस बार इसकी 2 यूज करो, ये DsP2 है। तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो सर ये sp3 नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट चेक करते हैं सर। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आप नोटिस करें, ये तो Ni2+ के 2 कॉम्प्लेक्स हो गए। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCO4। सर इसमें इसका निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था। सर निकल 0 की जो कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 28 की न्यूट्रल स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है आर्गन 18 3D8 4s2। तो सर टेक्निकली 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स आपने दिखाई, 4s के अंदर एक ऑर्बिटल। इफ दैट इज द सिनेरियो सर, जैसे आपने बताया था, अब 5 के बाद ही पेयरिंग होनी है नॉर्मल केसेस में। ओके सर, ये सर 5 के बाद पेयरिंग करी, 8 बन गए, और सर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 यूज करी तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी ग्राउंड स्टेट की। अब सर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने इसमें यूज करा है लिगेंड, ये जो CO है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सर आपने कहा था ये क्या करता है, कहा जाता है कि CO की इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन पीछे आके पेयर हो जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी पीछे खाली ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो उससे क्या होएगा, उससे 4s एम्प्टी हो जाएगी। दोबारा देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये फोर्सेबल पेयरिंग करी, चौथे ऑर्बिटल में ये दोनों लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए, जिससे ये ऑर्बिटल खाली हुई 3D की, और 4s के इलेक्ट्रॉन्स पीछे पुश हो गए। क्यों पुश हुए, क्योंकि सर अगर ये खाली हो गया तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है, तो ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स लेस एनर्जी वाली ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद सर जो हमें नजर आया वो कुछ इस तरह से नजर आया। सर हमें नजर आया 1 2 3 4 5, और सर इसके बाद यहाँ पे 4s, और उसके बाद 4p अगर हमें चाहिए होगा पहले ही बना लेते हैं। तो सर अगर आप नोटिस करें लास्ट बार, हाँ सर, सर ये 3D है, सर ये 4s है, और सर ये 4p है। अब सर अगर इसको देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, फिलिंग करें सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 3D8 वाले ऐसे पेयर्ड हो गए थे, और ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पीछे शिफ्ट हो गए, तो 3D पूरी भर गई। अब क्योंकि 3D पूरी भर गई लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इस निकल न्यूट्रल को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अभी भी लिगेंड को प्रोवाइड करनी है टू मेक द कॉम्प्लेक्स। सो इन दैट सेंस ये रही 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो इसकी फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। तो डेफिनेटली ये sp3 ही है। उसके बाद आ गया CH4। CH4 हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये हमारा एक नॉर्मल कंपाउंड है CH4। जब हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की जाती है तो सबसे पहला एग्जांपल मीथेन यानी CH4 का आता है, और ये तो याद ही है कि sp3 होता है। स्टिल आपको रिकॉल कराने के लिए CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है,
इस CH4 में एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना के बैठा है, 4 सिग्मा बॉन्ड से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है, तो ये भी sp3 ही है। नाउ चेक इट आउट, sp3 dsp2 sp3 sp3, तो 4 में से 3 लोग sp3 हैं, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है बेटा। ये वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लोगों ने तो प्रैक्टिस कर करके इन एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट याद किया हुआ है, बट फिर भी एग्जाम के अंदर एक बार वेरीफाई करके आगे चलना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 25 क्वेश्चंस हैं जो आपकी 2 साल की मेहनत को जज करवाएंगे एग्जामिनर से। हम नहीं चाहते किसी भी दौरान आप हल्की सी भी कोई भी एरर करके अपनी ही मेहनत के ऊपर पानी डाल दो। तो प्लीज बी अलर्ट। 4 में से 3 है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2, अब फिर से आ गया नंबर ऑफ एम्फोटेरिक पेयर्स। अरे ये तो बाय चांस अभी हमने करा था। सो एज इट इज अ मेमोरी बेस्ड पेपर, सो आइदर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये रिपीट हुआ, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट से बाय चांस ये क्वेश्चन 2 बार बताया गया। इन एनी केस जस्ट चेक इट आउट। इन तीनों में से, अभी पीछे पढ़ के आए थे, पीछे क्वेश्चन करा था, इन तीनों में से ये एम्फोटेरिक है, यस, ये एम्फोटेरिक है, यस, बट ये एम्फोटेरिक नहीं है। एम्फोटेरिक पेयर 3 नहीं 2 हैं, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो एज पर अस ऑप्शन 2 बिकम्स द आंसर। बच्चों, पेपर में जब आप ये क्वेश्चन करोगे, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्पीड बनी हुई है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 सवाल डिस्कस किए, तीनों में से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इररेलेवेंट है और बहुत ही मुश्किल है। जस्ट ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रॉपर एप्लीकेशन मांगते हैं। आप चाहते हैं कि आप एंड तक इसको सॉल्व करके बिना गलती के ही करेक्ट आंसर मार्क करें। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। अरे फिर से एक इनऑर्गेनिक का एक और सवाल। और सर क्वेश्चन देखते हुए सर यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्पीशीज की बात की जा रही है स्टेटमेंट 1 के अंदर। और बच्चों फिर देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जेईई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा प्रेवलेंट से आए हैं क्या, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर स्टेटमेंट और हर ऑप्शन को बहुत ध्यान से रीड करें और फिर मार्क करें। नाउ चेक इट आउट। नाउ सर ये जो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर आपको टेट्राहेड्रल स्पीशीज फाइंड करनी है, यानी आपको स्ट्रक्चर की बात करनी है। स्ट्रक्चर यानी इनडायरेक्टली आपको फिर से आपको हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाना है, या फिर आप एक काम कीजिए, आप फटाफट से इनका क्या निकाल लें, स्टेरिक नंबर पता करें। सर ये आपके नॉर्मल कंपाउंड्स हैं और ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अगर आप चेक करें सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम इस बार जेईई मेंस ने करा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 11th और 12th रिस्पेक्टिवली चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मिक्स कर दिया। चलो चेक करते हैं। सर SF4, सर एक काम करना सर, आप फटाफट से SF4 का स्टेरिक नंबर फाइंड कर लें। सर स्टेरिक नंबर नाम की एक वैल्यू निकालते हैं, उसका एक ट्रिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हाफ ऑफ V प्लस M प्लस A माइनस C। जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस के थ्रू उनके सारे के सारे बेसिक एरियाज रिवाइज हो जाएं। तो एक बार आराम से देखें, ये एक फॉर्मूला होता है स्टेरिक नंबर का। इस स्टेरिक नंबर के फॉर्मूला में हाफ ऑफ V प्लस M प्लस A माइनस C है। इसके अंदर V स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, M स्टैंड्स फॉर मोनोवेलेंट, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 है, जो अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के साथ। सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करना। A is anionic charge, negative charge if present on the complete molecule. C is cationic charge, positive charge present on the complete molecule. Right now there is no A, there is no C. Why? There is no positive charge, negative charge. So only we use half of V plus M. तो यहाँ से जो स्टेरिक नंबर निकल के आया, वो आया हाफ ऑफ सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और मोनोवेलेंट एटम, इस पे 4 जो फ्लोरीन जुड़े हैं, चारों की वैलेंसी 1 है, तो 4 मोनोवेलेंट एटम्स हैं। 6 + 4 10, 10/2 5, तो इसका स्टेरिक नंबर 5 है। इतना बेसिक चीजें आपको याद होंगी। स्टेरिक नंबर 5 के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है, दैट इज sp3d। और sp3d की शेप नॉर्मली जो होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है, या फिर क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आएगा तो इसकी सीसॉ शेप होएगी। इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो सीसॉ आएगा। ओके सर, आगे मूव ऑन करें, अगला कंपाउंड चेक करें। अगला कंपाउंड चेक करते हैं। SF4 के बाद नेक्स्ट है XeF4, दैट इज जीनॉन का कंपाउंड है। इसका अगर मैं स्टेरिक नंबर चेक करूं, हाँ सर, इसका स्टेरिक नंबर चेक करें, हाफ ऑफ सर जीनॉन। जीनॉन जो होता है वो एक नोबल गैस है, उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो V की वैल्यू 8 हो गई।
और सर इस पे फिर से 4 ही फ्लोरीन यानी 4 मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड हैं, तो 4 हमारा M हो गया। 4 जिस पे ना एनायनिक है ना कैटायनिक है, तो 8 + 4 12/2 बिकम 6। 6 से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है दैट इज sp3d2। क्या आती है बेटा? sp3d2। और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। वैसे स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनता है अगर लोन पेयर्स ना हो, बट बाय अवर एक्सपीरियंस वी नो दैट ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो स्क्वायर प्लेनर बनता है। ओके सर, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट तो सर कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहले SeF4 चेक कर लेते हैं। अगर मैं SeF4 को चेक करूं सर, SeF4 को अगर मैं चेक करूं, SeF4 का स्टेरिक नंबर क्या आएगा? सर एक सेकंड बताएं, ये जो Sc है ये क्या पीरियोडिक टेबल में सल्फर के नीचे आता है? तो इनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका V6 ही होगा, यानी इसमें भी हाफ ऑफ 6 + 4 ही आएगा। वाई? अभी भी Fe है तो मोनोवेलेंट एटम्स 4 ही हैं, तो अभी भी सारा कुछ सेम है जैसे कि SF4 का था। तो ये भी कर करा के हमारा फाइनली C100 आएगा। तो आप एक चीज़ चेक करें, अभी तक मैंने 3 कंपाउंड्स चेक करे हैं और तीनों में से एक भी टेट्राहेड्रल नहीं आया। ना ही ये टेट्राहेड्रल है, ना ही ये टेट्राहेड्रल है, ना ही ये टेट्राहेड्रल है। अब बचे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको NiCl4 2- की हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाल के दिखाई थी पीछे वाले स्लाइड में। आप अगर लेट आए हो तो यू कैन स्विच बैक द स्लाइड्स एंड चेक द हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन ऑफ NiCl4 2- और NiCN4 2- की NiCN4 2- की DsP2 आई थी। क्या आई थी सर? DsP2। तो सर sp3 वाला क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो सर ये तो टेट्राहेड्रल है। ओके सर, ये टेट्राहेड्रल है। सर ये टेट्राहेड्रल नहीं है। अब सर आए प्लेटिनम के 2 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट PT, ठीक है, 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है जी, WFL और SFL। इन बोथ केसेस स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर होता है। सर एक सेकंड सर, आपको पता है PT2+ Ni2+ के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन PT2+ की Ni2+ जैसी होगी। तो सर हम तो एक्सपेक्ट करते थे जैसे Ni2+ ने Cl - WFL के साथ sp3 बनाई थी, वैसे ही PT2+ भी WFL के साथ sp3 बनाए, बट ऐसा नहीं होता। PT2+ का जो WFL के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बनता है वो भी पक्का स्क्वायर प्लेनर ही होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज किया करते हैं, जो बताता है WFL इवन इन केस विद PT2+ आर एबल टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना जी। और वो क्यों होता है? क्योंकि PT2+ एक 4D, इनफैक्ट NiPDPT 5D सीरीज का एलिमेंट है, ये 5D एलिमेंट है। और इन 5D एलिमेंट के साथ WFL SFL दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही। ओके सर, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं। इसमें दिया गया है 3 पेयर्स NiCO4 NiCl4, ये एक पेयर है पूरा, प्लीज अंडरस्टैंड करें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 3 पेयर्स दिए हुए हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और कहा गया है ओनली 2 पेयर्स आर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उसे क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो उसे क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। तो हमें देखना है किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर ये तो वही 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आ गए जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे निकल के 3 कॉम्प्लेक्स सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर VBT एज वेल एज CFT में काफी इंपॉर्टेंस के साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन डाल के जेईई मेंस ने फिर ये प्रूव किया है। पेपर बहुत रेलिवेंट है, पेपर टू बी ऑनेस्ट वेरी मच फ्रॉम द सिलेबस है, बट पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको एंड तक चेक करना पड़ेगा। तो सर NiCO4 अभी पीछे पिछले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। NiCO जो 4 था उसके अंदर 0 अनपेयर्ड थे। क्यों सर 0 अनपेयर्ड थे? कैसे सर? सर 4s2 3d8 था, फिर उसके बाद 3d8 के अंदर ही 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 3d10 बन गया था, और उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। सर NiCl4 2- में आपको याद होगा WFL था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, उसके अंदर पेयरिंग नहीं हुई थी। इसमें Ni2+ था, और इसके अंदर जब आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड किए थे तो 5 के बाद पेयरिंग हुई थी, तो पहले 5 फिर 3 पेयर हुए, क्योंकि D8 था तो 2 अनपेयर्ड थे, तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड है। तो सर ये अनपेयर्ड वाला क्या हुआ? पैरा। और जिसमें 0 अनपेयर्ड है वो क्या हुआ? डायामैग्नेटिक। तो ये पेयर डायामैग्नेटिक नहीं है, दोनों तो नहीं है, पूरा पेयर तो नहीं है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। आगे आ जाएं। तो सर अभी आपने बताया ये 0 अनपेयर्ड है, इसमें भी 0 अनपेयर्ड होता है। कैसे सर? ये SFL था CN वाला,
Na2+ को 3d8 के अंदर जब आपने रखा था और उसमें SFL डाला था, तो चारों ऑर्बिटल्स D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद 4 पेयर्ड होके 0 अनपेयर्ड हो गए थे. अगेन यू कैन विजिट द प्रीवियस स्लाइड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पेयर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. और इसमें Cl4 आ गया. Cl4 जहां जहां आ गया उसमें 2 अनपेयर्ड हैं, तो सर वो तो पैरामैग्नेटिक होगा, वो वाला पेयर डायमैग्नेटिक नहीं होगा. तो इसमें केवल एक ही पेयर क्या है, डायमैग्नेटिक. तो उसने बोला था अमंग दीज 2 पेयर्स आर डायमैग्नेटिक. तो स्टेटमेंट 1 जो थी, हमने वो तो लिखा ही नहीं, स्टेटमेंट 1 जो थी फॉल्स थी. स्टेटमेंट 2 जो है वो भी फॉल्स है. ना ही उसमें 3 टेट्राहेड्रल स्पीशीज हैं और ना ही इसमें 2 पेयर्स डायमैग्नेटिक के हैं. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. लो सर, एक और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन. अभी तक इससे पहले हम 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग क्या, जेईई मेंस 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, यानी इस साल के जेईई मेंस की पहली शिफ्ट का पेपर है ये केमिस्ट्री का. और राइट नाउ इट इज अ मेमोरी बेस्ड पेपर, इट इज नॉट एन ऑफिशियल पेपर. जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उनसे फीडबैक लेके जो हमें लगा क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक हम पहले 4 सवाल डिस्कस कर चुके हैं और चारों ही बाय चांस इनऑर्गेनिक के थे. और अभी जो 4 सवाल हमने डिस्कस किए या वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से थे, या केमिकल बॉन्डिंग में से थे, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स, periodic properties, chemical bonding from class 11th and coordination compounds from class 12th are highly important. This has been shown by the first shift of this year's JEE mains. Now moving on. Now this is a typical inorganic question जिससे बच्चे normally confuse होके छोड़ने की tendency रखते हैं. But I'll show you this is a very simple easy question, and by going through the options carefully, even if you don't know exact reactions, you कैन रीच द आंसर. यस सर, हाँ जी, चेक करते हैं सर, चेक कर लेते हैं सर. कैसे सर, देखें रिएक्शंस दे रखे हैं. क्वेश्चन 5 में दिया गया कि 2 कंपाउंड्स का रिएक्शन हुआ और उससे एक कंपाउंड A प्लस KCl बन गया. फिर इसी A का आगे रिएक्शन कंटिन्यू करके B बन गया. फिर खत्म होगी कहानी. फिर उसने इसको यहीं रोक दिया, 2 रिएक्शंस को यहीं रोक दिया. 2 रिएक्शंस को रोकने के बाद लेड का ही एक और नया रिएक्शन, जिसका पिछले 2 रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, PbSO4 को उसने एक कंपाउंड से रिएक्ट करा और उससे C बन गया. और पूछा गया है ABC क्या है. देखिए, वैसे तो रिएक्शंस की नॉलेज अगर आपको है फिर तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. बट अगर आपको नहीं भी है, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन एंड दैट इज क्वाइट इजी. चेक करें सर. हाँ सर, करते हैं सर. कैसे चेक करें, इधर देखें सर. यहाँ आपको Cl नजर आ रहा है, यहाँ आपको K नजर आ रहा है और यहाँ आपको KCl नजर आ रहा है. अरे सर, बहुत कमाल की बात. मतलब इस कंपाउंड ने अपना K दिया, इस कंपाउंड ने अपना Cl दिया और K और Cl जुड़ के KCl बन गए. तो चांसेस हैं सर बची हुई चीजें आपस में जुड़ जाएंगी. यानी पहले रिएक्शन के अंदर इट इज सीमिंग दैट फर्स्ट 2 compound which are reacting are kind of exchanging their ions. Now let me tell you, this is Pb2 plus, ठीक है, this is CrO4 2 minus which is a chromate ion. ओके सर. तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके इंटरचेंज कर दूं तो चांसेस हैं सर कि A यहाँ पे क्या होगा सर, उधर से Pb पकड़ा जो कि 2 प्लस है, इधर से CrO4 पकड़ा जो कि 2 माइनस है, इन्होंने मिलके कंपाउंड बना दिया. दिस इज कॉल्ड एज लेड क्रोमेट. इफ यू हैव रेड D&F ब्लॉक कंपाउंड्स वाला चैप्टर क्लास 12th, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने अगर वो कंपाउंड पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर एक टेस्ट हम पढ़ा करते हैं विच इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. उसके एक स्टेप में लेड क्रोमेट नाम का आपका येलो PPT बना करता है. क्या बनता होता है, येलो PPT. ओके सर, याद आ गया. कैसे सर, क्रोमाइल क्लोराइड को पहले NaOH में डालते थे, येलो सोल्यूशन बनता था सोडियम क्रोमेट का. फिर सोडियम क्रोमेट को हम रिएक्ट करते थे लेड के कंपाउंड से और लेड क्रोमेट का येलो PPT बना करता था. तो मैंने आपको वहां से रिकॉल कराया, वहां से लिंक करा. बट अदरवाइज विदाउट नॉलेज ऑफ एनी टेस्ट एंड एनीथिंग एल्स, जस्ट बाय लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चंस रिएक्शन एंड लुकिंग इनटू वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, सेकंड प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. सर ये सही भी है, एक बार चेक करें ऑप्शन से. सर देखें सर, PbCrO4, सर A PbCrO4 लग रहा है नहीं है सर. 4th भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन 4th में क्या बनाया, PbO2. तो आप कह रहे हो कि यहाँ से सिर्फ O आया. अगर O आया तो Cr कहाँ गया, और तीसरा कंपाउंड इसने लिखा नहीं है, तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट. पक्का सर, ऑप्शन 1 2 3 में ही आंसर है. अब सर आगे क्या दे रखा है, आगे दिया हुआ है सर क्या, कि इस कंपाउंड A जो ये बना, लेड क्रोमेट जो बना, इसी को NaOH के साथ रिएक्ट कराया. एंड टू बी स्पेसिफिक दिया गया है NaOH का एक्सेस. उससे क्या हुआ सर,
सर अब अगर हमें 12th क्लास हमने अच्छे से पढ़ी है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर पढ़ा है तो उसमें पता है कि बहुत सारे प्रेसिपिटेट्स को एक्सेस बेसिक सॉल्यूशंस में डिसॉल्व किया जाता है बाय मेकिंग सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। तो सर वही हिंट मिल रहा है। सर कोई कॉम्प्लेक्स बनने की प्रॉबिलिटी है, बट एक काम करते हैं सर, जैसे आपने फर्स्ट रिएक्शन को इंटरचेंजिंग ऑफ आयन से जज कर लिया था, क्या सेकंड भी कर सकते हैं? लग तो रहा है मुझे, चेक करते हैं आओ। तो सर ए में क्या क्रोमेट आयन था और इसमें क्या Na आयन है? यस। अगर सर इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ दूं यानी इंटरचेंज ऑफ आयंस कर दूं तो क्या सोडियम क्रोमेट बनेगा और क्या बनाया गया है? ओहो हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर लग रहा है कि सही जा रहे हैं। अब सर आगे बताएं। अब सर जो अगर क्रोमेट यहाँ पे इसके साथ आगे सोडियम से जुड़ गया, पीछे क्या बचा? लेड। और इसका पीछे क्या बचा? OH। और OH भी कौन सा? एक्सेस। तो सर चांसेस हैं पहले Pb OH से जुड़ेगा और सर Pb क्योंकि 2+ था और OH -1 होता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Pb OH ट्वाइस बाय इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस। Pb OH ट्वाइस, Pb OH ट्वाइस, Pb OH ट्वाइस, ये रहा सर, ये रहा Pb OH ट्वाइस, यानी वी आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। बट सर ये तो ऑप्शन कट गया ना। तो चलो फिर एक बार दोबारा देखो, बाकी ऑप्शन देखो। Pb OH तो नहीं है, Pb OH तो नहीं है सर, Pb OH है। इंटेलिजेंट चेक ऑफ द ऑप्शंस। बट सर ये Pb OH का कॉम्प्लेक्स बनाया है, वही तो हिंट था। तो सर ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये एक्सेस NaOH के साथ पहले PbOH ट्वाइस में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर NaOH के साथ क्या बना लेगा? एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। सो क्वाइट क्लियर। तो सर ये Na2PbOH ट्वाइस का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका मतलब लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर? इट गेट डिसॉल्व्ड इन एक्सेस NaOH फॉर्मिंग अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो सर अब तो आंसर आ गया। सर अगला नहीं चेक करना? चलो चेक तो करेंगे सर। ऐसी दो चीजें और कहीं नहीं है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द ऑप्शन इज 2 विच इज द करेक्ट आंसर। बट चेक इट आउट नाउ जी। अब दिया हुआ है बिल्कुल अलग एक रिएक्शन। इस अलग रिएक्शन को नोटिस करें, इस अलग रिएक्शन को नोटिस करें। इस रिएक्शन के अंदर लेड सल्फेट दिया है। अगर आप थोड़ी सी केमिस्ट्री के प्रेसिपिटेट वाली नॉलेज को अपनी थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आएगा लेड सल्फेट भी एक पीपीटी होता है। जैसे आपने पीछे भी सिखाया, प्रेसिपिटेट्स को आप सॉल्यूशंस में डिसॉल्व कराने के लिए उनके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हो, तो चांसेस हैं कि आप इस लेड सल्फेट के पीपीटी को अमोनियम एसीटेट से रिएक्ट करके कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हो। एक सेकंड चेक करना सर, यहाँ से आया सल्फेट, सर ये तो फिर से इंटरचेंज ऑफ आयन लग रहा है। सर इस सल्फेट ने इस अमोनियम से अपने आप को जोड़ा और क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। तो सर फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर ये जो लेड है ये इस एसीटेट आयन से जुड़ के कुछ बनाएगा, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का कॉम्प्लेक्स बना दो सर, और लेड एसीटेट का कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है वाई कॉम्प्लेक्स। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैंने बोला प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अदरवाइज भी लेड एसीटेट तो बन ही सकता था। तो सर हाँ सर, ऑप्शन के पार्ट में सेकंड में सी में वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो अब मुझे श्योरिटी है सर आंसर ऑप्शन 2 ही है। मैं फिर बता रहा हूं, इस सवाल के अंदर अगर आपको रिएक्शन प्रॉपर नहीं भी आता था, थोड़ा इंटेलिजेंट चेकिंग ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट, थोड़ा इंटेलिजेंट एलिमिनेटिंग ऑफ द ऑप्शंस, यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड दैट इज ऑफ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी एग्जाम के अंदर जाके कॉन्फिडेंस लूज मत करो, कॉन्फिडेंस इज द की। ओके, नाउ लेट अस चेक इट आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। अरे सर एक और इनऑर्गेनिक का सवाल, चलो चेक करते हैं सर। MnO4 2- इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट्स टू। अरे सर ये क्वेश्चन वैसे क्लास 12th के D&F ब्लॉक चैप्टर के KMnO4 प्रेपरेशन का एक स्टेप है। वेरी वेरी सिंपल, वी ऑल नो दिस सर। इफ यू रिकॉल द प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन D&F ब्लॉक, यू स्टार्ट विद पायरोलूसाइट ओर। आपको याद होगा आप MnO2 को रिएक्ट कराते थे बेसिक कंडीशंस में और KNO3 को डालते थे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर उससे क्या होता था? तो सर अगर हल्का सा रिकॉल करें, उससे MnO4 2- नाम का मैंगनेट सॉल्ट बना करता था। सर ये जो मैंगनेट सॉल्ट था ये ग्रीन कलर का हुआ करता था। फिर इस मैंगनेट सॉल्ट को आप डिस्प्रपोर्शनेट कराते थे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता था MnO4- विच इज पर मैंगनेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता था? MnO4- एंड MnO2।
इस तरह से ये रिएक्शन हमने क्लास 12th के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक की प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 में रीड किया हुआ है। तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल है। तो उसने बोला है MnO4 2- यानी मैग्नेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बनाएगा, ये तो सीधा सीधा याद ही हो गया, ये हो गया सर आंसर ऑप्शन 4। सर एक सेकंड, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी है, कैसे सर? सर डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब पता है जी, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ रिडॉक्स। एक ही सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। सेम एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सेम मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। तो सर यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो सर यहाँ से ये +7 चला गया और यहाँ पे आपने देखा है +2 चला गया। सर यहाँ ये +7 चला गया, +2 चला गया, सर यहाँ से +7 चला गया। सर ये क्या है? MnO4 नाम का तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता, MnO4- तो होता है, ये तो गलत हो गया सर। सर ये तो आपने बताया ये +7 गया और ये +4 गया। अब सर एक इंपॉर्टेंट बात, अब आपको याद होना चाहिए कि ठीक है Mn +7 में जाएगा, +6 से ऑक्सीडाइज होकर +7 में तो जाएगा, बिल्कुल। +6 से हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट Mn की सिर्फ +7 ही है, तो +7 में तो जाएगा ही जाएगा। साथ में एक लोअर स्टेट में भी जाना चाहिए। अब लोअर स्टेट ये +2 में जा रहा है कि +4, दिस यू फैक्चुअली नो कि वो +4 में साथ में जाता है। MnO2 बनता है, MnO नहीं, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, फाइनली लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी तक हम 6 सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेई मेन 2026 जनवरी की शिफ्ट नंबर 1 का ये मेमोरी बेस्ड पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने अभी ज्वाइन किया, इफ यू वांट टू do the questions done earlier, you can go back to this video and go through the first 6 questions. Now let us do the question number 7th please, which comes from physical chemistry. एक second, sir, calcium metal allowed to react with HCl. Calcium metal react with excess HCl under these conditions, which of the following statement is incorrect? क्या पूछा है? Incorrect. तो बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, इसमें गलतियां होती हैं। उसने हमें मोलर मास कैल्शियम का यानी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम और क्लोरीन दे रखा है, दिस वी ऑलरेडी नो। चलो, उसने हमें हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच। नाउ चेक करते हैं सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सर रिएक्शन कराया है कैल्शियम का किससे? HCl, और साथ में बताया गया HCl क्या है? एक्सेस। तो सर, अरे सर ये देखना एक सर क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट। सर ऑप्शन दिख गई मेरे को, मैंने रीड कर ली। सर ये तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। सर मोल कॉन्सेप्ट, अच्छा चैप्टर, क्वाइट इजी, उसका बेसिक सवाल चेक करते हैं। सर Ca + HCl जब रिएक्शन होता है तो इट फॉर्म्स CaCl2 + H2। अगर ये भी आपको नहीं पता तो ऑप्शन ने वो भी हेल्प कर रखी है। उसने बोल रखा है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, सर कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है, तो उसने खुद ही बता दिया कि दोनों चीज़ें बनेंगी, कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। नाउ लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन। रिमेंबर व्हाट सर? For a mole concept reaction without balancing, it will be incorrect. Please balance it properly. Very simple. लगाओ जी यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया, सो इजी। नाउ लेट्स चेक इट आउट, क्या कहा गया है क्वेश्चन में। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है 14 ग्राम्स। इसका क्या गिवन है बेटा? 14 ग्राम्स। ओके, एंड इसका एक्सेस दे ही रखा है और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस दे रखी हैं STP कंडीशन। ठीक है जी। अब अगर हम इन STP कंडीशंस पे रिएक्ट करेंगे, वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन गैस है, तो STP कंडीशंस पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम? 22.4 लीटर्स दैट वी कैन यूज इफ रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कह रहा है जी H2 गैस इतनी इवॉल्व होती है 0.35 मोल्स। क्वाइट इजी बैलेंसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक चीज देखें सर, क्योंकि ये एक्सेस में दे रखा है तो सर एक बात की गारंटी है कि सर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो एक्सेस नहीं होता वही क्या होता है? लिमिटिंग, और वही कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको डिसाइड करता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने ही एक्सेस दे दिया, हमें ये भी फाइंड नहीं करना पड़ा कैलकुलेट करके कि कौन लिमिटिंग होगा। अरे ये एक्सेस है तो ये लिमिटिंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करें, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कैल्शियम मेटल। सही है, सही है, तो ये तो ट्रू है एंड वी हैव टू लुक फॉर द false statement, not true. So option 2 is not the answer. It is a true statement but not the answer, because we have to look for the incorrect or the false statement. Now moving on, check it out. 0.35 moles of H2 gas is evolved. check करें, पहले तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करें। हाँ सर, अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूं
मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने बन गए सर? सर मास अपॉन मोलर मास, सो इट विल बी 14 अपॉन 40 which is 7 upon 20 which becomes 0.35 moles. कैलकुलेशन आसान है, मुश्किल नहीं है. 7 by 2 is 3.5, 3.5 by 10 is 0.35, so it's an easy calculation. सर एक मोल इसका जब रिएक्ट करता है, बहुत ध्यान से देखें, जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो इसका एक मोल बनता है. सो बेस्ड ऑन दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट के जब 0.35 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? 0.35 मोल ही बनेंगे. तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू है, तो ये आंसर नहीं है. लेट्स मूव ऑन, लेट्स चेक द नेक्स्ट ऑप्शन. फिर क्या दिया गया है? CaCl2 प्रोड्यूस्ड कितना है? CaCl2 चेक कर लेते हैं सर, या फिर H2 गैस इवॉल्व कितनी है, आपकी मर्जी है. आप इन दोनों में से कोई एक चीज चेक कर लो, क्योंकि जो इन दोनों में से एक भी चेक करोगे, अगर वो ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा, तो उसको हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है. चेक कर लेते हैं, चलो ऑप्शन 3 ही चेक करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं. सर 33.3 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड. सर बेस्ड ऑन दिस इसके भी कितने मोल्स बनेंगे? 0.35 मोल्स. कितने मोल्स बनेंगे सर? 0.35 मोल्स. नाउ चेक इट आउट. सर ये तो 0.35 मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दिया है? मास यानी ग्राम्स. अब सर मास ऑफ CaCl2 जो प्रोड्यूस होगा शुड बी मोल्स इनटू क्या? मोलर मास. नाउ पुटिंग द वैल्यूज आई गेट सर 0.35, सॉरी 0.35 तो मोल्स थे, अब इनटू, हाँ सर मोलर मास. सर कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास अगर इन दोनों एटॉमिक मास से निकालोगे तो 111 नेल्सन आता है. ये तो हमें याद किया हुआ है कुछ कॉमन मोलर मासेस में 111. अब सर ये पॉइंटों की कैलकुलेशन भी करी जा सकती है, या फिर वापस हम जब मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स करते हैं तो डेसिमल को वापस हम यूज कर लेते हैं फ्रैक्शन में. सो कैन आई राइट इट डाउन? 7/20 इंटू 111 which for me becomes, this implies that say mass is equal to 777/2. 777/2 इंटू 10. ये मेरी कैलकुलेशन करने का तरीका है, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी करो, चेक हो जाएगा. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हाँ जी लेट अस सॉल्व इट आउट. मैं जान के आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहीं जाके गलतियां होती हैं. बच्चे यहाँ पे पेशेंस लूज करते हैं और जल्दबाजी में गलती कर देते हैं. एक बार चेक करते हैं. सर 2 3 6, हाँ सर 2 3 6, पीछे बचा 1, 1 और 7 17, 2 8 16, पीछे बचा 1, 1 और 7 17, 2 8 क्या जी 2 8 फिर से 16, पीछे बचा 1, डेसिमल लगा 0.5 आ गया. बाय 10 भी था तो ये बन गया 38.85 ग्राम्स. सर चेक इट आउट. क्या ये 38.85 ग्राम लिखा है? नहीं. तो क्या ये फॉल्स है? यस. तो सर फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन 3 ही है. 4 चेक करने से हम बच गए. मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक सवाल, सिंपल कैलकुलेशंस, डेसिमल और फ्रैक्शंस को डील करना बहुत आराम से, गलती नहीं होगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. लो सर अनदर क्वेश्चन ऑफ शुड आई से फिजिकल केमिस्ट्री. पढ़ लेते हैं जी. 80 ml, यस सर, 80 ml अननोन गैस हाइड्रोकार्बन sparked in presence of 264 ml of oxygen gas, and after complete combustion, now the keyword complete combustion, माना गया है कि इस हाइड्रोकार्बन की पूरी कंप्लीट कंबशन हुई है. गैसियस मिक्सचर cooled down to 273 Kelvin 1 atmosphere and then its volume is equal to 224 ml. ये प्रोडक्ट मिक्सचर the product, let's say, yeah, should I say the word should be after reaction. ये after reaction की बात हो रही है, कितनी वॉल्यूम बन रही है. एंड आफ्टर पासिंग दिस प्रोडक्ट, जो मिक्सचर बचा उसको एक्वस क्यूएच से पास करने के बाद दिस वॉल्यूम बिकम 64 ml. फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, such questions are said to be of the topic called eudiometry, EUDIOMETRY. बट बहुत बार हम इसको इस टॉपिक के नाम से नहीं पढ़ते. मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसे काफी सवाल हमने ऑलरेडी करे हुए हैं. बेसिकली इसमें गेल-यूसेक्स लॉ लगाते हैं. क्यों सर? सारी गैसेस डील कर रहे हैं सर. गैसेस के अंदर गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स एक अच्छा केस है. क्यों सर? अज्यूमिंग ऑल द टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आर सेम. चलो सर एक काम करते हैं, आपको फॉर्मूला निकालना है, मैं उसको CXHY मान लेता हूँ और उसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ O2 से. सर ये हाइड्रोकार्बन है, तो एक बात की गारंटी है सर, क्या कि सर इसमें या कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा और कुछ नहीं होगा. तो सर CXHY फॉर्मूला नहीं पता, प्लस O2 इसको बैलेंस करते हैं. सर जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन होती है, एक प्रोडक्ट इज डेफिनेटली CO2, अनदर प्रोडक्ट इज डेफिनेटली वाटर, दैट इज H2O.
अब सर चेक करते हैं इसको क्या करना है सर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे XCO2 आएगा, बिकॉज X कार्बन्स XCO2, और सर YH दिखाने के लिए यहाँ पे Y/2 H2O आएगा, ताकि ये Y/2 इंटू 2 करने से यहाँ YH बन पाए। सर C और H तो बैलेंस हो गए। नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस द क्या ऑक्सीजन पार्ट। ऑक्सीजन करें सर बैलेंस। मुझे बताएं यहाँ 2 इंटू एक्स कितने O एटम्स हो गए, ऑक्सीजन एटम्स 2x, और यहाँ पे Y/2 ऑक्सीजन एटम्स 2x प्लस Y/2, पर यहाँ तो O2 है, तो यहाँ पे आएगा बेसिकली यहाँ पे आएगा 2x प्लस Y/2/2। ये बैलेंसिंग हो रही, क्योंकि ये 2 कटेगा तभी इधर 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन एटम्स बचेंगे। तो प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन बन चुका है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। अब सर कहा क्या गया है, कहा गया है 80 ml। ओके सर, क्या क्या हमें गिवन है सर, हमें इसका गिवन है 80 ml, ठीक है। और क्या गिवन है, इन प्रेजेंस ऑफ 264 ml, सर ये गिवन है 264 ml। एक छोटी सी बात सर, ये जो डिवीजन करके बनेगा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2x/2 कट जाएगा, क्या बचेगा x, प्लस ये y/2/2 क्या बचेगा y/4। तो जो बैलेंस कोएफिशिएंट O2 का है वो x प्लस y/4 है। इसको मैं ऐसे यूज़ करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो 80 ml 80 ml हमारा हाइड्रोकार्बन था, 264 ml हमारी क्या थी ऑक्सीजन गैस। उनको रिएक्ट किया गया, कंप्लीट कंबशन हुई, यानी मान के चल रहे हैं ये कंज्यूम्ड। ये हमने मान लिया कि ये कंज्यूम्ड है, कंज्यूम्ड। अब ये तो कंज्यूम्ड है, O2 पूरा कंज्यूम होने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा, तो चांसेस है बचेगा, बट एक बार चेक करते हैं। फिर उसने कहा कि कंडीशंस क्या है, ये इन कंडीशंस पे अंडर STP कंडीशंस ये लिक्विड वाटर रहेगा, ठीक है जी, नॉट गैस। वाई, बिकॉज 273 केल्विन है, एट 273 केल्विन, ठीक है जी। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना जी, यहाँ पे तो इनफैक्ट आइस होनी चाहिए। चलो एनीवेज गैस नहीं है, चलो ठीक है सर, गैस तो नहीं है। अब सर अब ध्यान से देखें सर क्या हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं सर। जब रिएक्शन हुआ ये हमने मान लिया कंज्यूम हो गया, ठीक है सर। सर चांसेस हैं कि ये ऑक्सीजन इसको पूरा खत्म करने के बाद शायद थोड़ी बचे, या शायद पूरी खत्म हो जाए, मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी। अब सर जो बनेगा वो 224 ml बनेगा, ये इसने कहा है आफ्टर रिएक्शन। और ये सिर्फ वॉल्यूम है किसकी, गैस मिक्सचर की, तो उसमें वाटर इंक्लूडेड नहीं है। प्लीज इंपॉर्टेंट, वाटर क्यों इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज अंडर दीज टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस वाटर गैस नहीं है, वेपर्स नहीं है। तो जो भी ये 224 ml है दैट डज नॉट इंक्लूड वाटर। ओके, और आपको पता है फिर क्या बोला, आफ्टर पासिंग मिक्सचर थ्रू एक्वस KOH। एक्वस KOH किसको एब्सॉर्ब करता है, इट इज अ बेसिक कंपोनेंट, इट एब्सॉर्ब्स एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कह रहा जी वॉल्यूम बिकम 64 ml। अरे अरे क्या सर, सर 64 ml बच रहा है अगर आप इस गैस मिक्सचर को KOH से पास करें। और गैस मिक्सचर में प्रोबेबिलिटी या तो कल्ला कार्बन डाइऑक्साइड था, वैसे तो उसने मिक्सचर बोल दिया, हिंट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है। उसमें से जब KOH में से पास करा तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब्ड, इसके अंदर CO2 एब्सॉर्ब होती है, नॉट O2। CO2 एब्सॉर्ब नॉट O2। ओके सर, CO2 एब्सॉर्ब होगी, O2 एब्सॉर्ब नहीं होएगी, तो इसका मतलब जो बची हुई वॉल्यूम है वो किसकी है, O2 लेफ्ट की। अरे सर, तो डेफिनेटली ये क्या है सर, ये O2 लेफ्ट है। तो सर अब सर लिया कितना था, O2 इनिशियली टेकन, ठीक है जी, और 64 ml क्या है, O2 लेफ्ट, ये पता लग गया। और तो सर बचा कितना, तो इसका मतलब सर 200 ml O2 यूज्ड, O2 रिएक्टेड। और सर ये तो पूरा आपने कंज्यूम कराया था, इसका 80 ml रिएक्ट कर रहा है इसके 200 ml O2 से। बहुत ही बढ़िया सर। अब सर 264 ml O2 इनिशियल था, उसमें से 64 ml O2 लेफ्ट था। और सर आपको पता है प्रोडक्ट मिक्सचर कितना था, 224। तो अब एक चीज़ बताएं, 224 किसका किसका मिक्सचर था, ये CO2 प्लस O2 का मिक्सचर था, नॉट H2O, क्योंकि उन कंडीशन में H2O लिक्विड था। ठीक है सर, अब इसके अंदर CO2 की वॉल्यूम कितनी बनी वो निकल जाएगा सर। हाँ सर, कैसे सर, 224 माइनस ये आपकी आई थी और बची कितनी थी, 64 माइनस 64, ये कितना हो गया सर, 224 माइनस 64 हो गया 1 कितना जी, 160। कितना आ गया सर, 160। तो 160 ml CO2 बनी है। अब हमारी कहानी क्लियर है। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्या क्या पता लग चुका है, चेक कर लेते हैं। 160 ml CO2 बनी है, 200 ml O2 रिएक्ट करी है, और 80 ml हाइड्रोकार्बन रिएक्ट किया है। अब बाय यूजिंग द Gay-Lussac's law of combining volumes, I'll do this question. Gay-Lussac's law of combining volume used to say the volume of gases reacting and getting formed
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम of gases reacting or getting formed are in the ratio of their balanced coefficients. अगर मैं वैसे यूज करूं तो मेरे हिसाब से तो वॉल्यूम ऑफ लेट्स से हाइड्रोकार्बन लिख दूं इसको, हाइड्रोकार्बन HC, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेट्स से CO2 फॉर्म्ड। देखिए इधर, वॉल्यूम ऑफ दिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1। इसका कोऑफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोऑफिशिएंट क्या है x, शुड बी 1 अपॉन x। तो डालो वैल्यूज, हाइड्रोकार्बन की 80 है, इसकी 160 है, सो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या निकल के आया, दिस इंप्लाइज 80 अपॉन 160 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। सो यहां से x आ गया 2, x डेफिनेटली क्या आ गया 2, x तो सब में 2 दे रखे है, नहीं, ऑप्शन 4 गया सर, x पक्का 2 है। अब निकालना क्या रह गया h। नाउ लेट्स मेक अ रेशो। हाँ जी, किसका रेशो बनाएं सर, इनका रेशो बनाते हैं, इसका और रिएक्ट करने वाले O2 का। तो सर एक बार देखें दोबारा से, हाँ सर मेरे हिसाब से इसका जो रिएक्ट करने वाला पार्ट 80 अपॉन इसका जो रिएक्ट करने वाला पार्ट 200 शुड बी इन द रेशियो ऑफ द बैलेंस कोएफिशिएंट 1 अपॉन इसका क्या था x प्लस वाई बाय 4, और उसमें से x आपको ऑलरेडी पता है। क्या बात है सर, ये तो कमाल हो गया सर। कैसे सर, ये कटा सर, ये कितना बचा सर, 4 2 8, 4 5 20, 2/5 आ गया। तो सर ये ऊपर चला जाएगा, हाँ सर ऊपर चले जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज सर ये 5 इधर आ गया, यहाँ आ गया 2x प्लस वाई बाय 2, सॉरी 2x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 5। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर आ गया, ये पूरा उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स x 2x, 2 टाइम्स y बाय 4 इज y बाय 2। इफ दैट इज द केस, अब x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू आपको पता लग चुकी थी क्या है 2। अगर x को मैं 2 डालूं, 2 2 4, तो y बाय 2 शुड बी 1, तो y शुड बी 2। अरे यहां से पता लग गया y 2 है, तो x 2 है y 2 है, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ क्या, अगेन मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक, यूजिंग विच लॉ, गेल यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। मैं फिर बता रहा हूं, जेईई मेंस जनवरी 2026 हैज बीन क्वाइट रेलेवेंट। इट हैज नेवर बीन कि भाई इसमें बहुत औखा पेपर आया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठे हैं, बड़े आराम से सवाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आ रहे हैं। लो जी आगे चलते हैं सर, अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2 सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस PQ एंड PQ2 रिस्पेक्टिवली नॉन वॉलेटाइल, नॉन आयनाइजेबल। पता नहीं, इतना पढ़ते ही पता लग रहा है कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी क्वेश्चन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहीं पे इतना हाईलाइट किया जाता था। लिक्विड सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज containing 1 gram solute in 50 gram solvent। अरे KB आ गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आगे क्या दे रखा है, elevation in boiling point of these two solutions are this and this। वाह जी वाह, वाह जी वाह सर, आपने क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड पढ़ते ही थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू कर दिया था कि क्वेश्चन पक्का पक्का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, और वही निकला। आगे पढ़ते हैं सर, कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ P and Q। ऐसा सा मिलता जुलता डिट्टो सवाल यू कैन फाइंड इन द चैप्टर सॉल्यूशंस इन NCERT बैक एक्सरसाइज। अब मेरे कहने पे NCERT की बैक एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सवाल ऑलमोस्ट ऐसा सा, डाटा फर्क है, हो सकता है कि थोड़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शायद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, बट बिल्कुल मिलता जुलता सवाल आपको वहां दिखेगा, और वैसा सही सवाल है, सॉल्व करते हैं। तो जिन्होंने NCERT करी हुई है उनके लिए तो ये लड्डू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। चलो चेक करते हैं सर। सर क्या दिया गया, 2 अलग अलग सोल्यूशन है और डेल्टा TB। सर एक बार चेक करें सर, डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या था, इट वॉज KB into M, which could also be written as KB into W of solute upon W of solvent into 1000 upon molar mass of solute। ये कैसे आया सर, सर ये हमने इस मोलैलिटी वाली टर्म को ओपन करा तो ये बन जाएगा। ओके सर, वेरी गुड, नाउ चेक इट आउट प्लीज। हाँ जी चेक कर लेते हैं सर। अगर आप नोटिस करें और इनको देखें, हाँ सर दिखाएं, अगर डेल्टा TB के अंदर हम 2 अलग अलग सॉल्यूशंस को पुट करें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। पहले वाले केस में 1.176 इज इक्वल टू, ये वाला जो है ये PQ वाले का है, और उसमें KB तो आपने 5 ही यूज करना है क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, और इस फॉर्मूला को यूज करें। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 50 ग्राम,
इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करा अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये 1.176 पी क्यू का है, तो इसको मैं पी क्यू ही लिख रहा हूँ। तो सर यहाँ से आपको पी क्यू का मोलर मास निकालना है। तो सर कैलकुलेट कर लें। हाँ सर, 5 यहाँ पे 10 10 एक 0 कट, तो ये आ गया सर 100 अपॉन 1.176। कितना आ गया सर? 100 अपॉन 1.176। ऐसे ही सर कैलकुलेशन करने के बाद हम चेक करें दूसरी साइड वाला। हाँ सर, दूसरी साइड वाला चेक करते हैं। सर दूसरे में एक दे रखा है हमें ये 0.689 और ये PQ2 वाले सोल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो सर यहाँ लिख लें 0.689। एक छोटा सा डाउट सर, एक सेकंड सर, ये केबी के यूनिट्स में केल्विन है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के यूनिट में डिग्री सेल्सियस है। सर गलती तो नहीं हो रही? पता है नहीं हो रही, क्यों? बिकॉज जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। एक बार हल्का सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज नॉट सेम एज टेम्परेचर इन केल्विन, बट चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज सेम एज चेंज इन केल्विन। सो चाहे आप केबी के यूनिट्स केल्विन दे रहे हो और डेल्टा टीबी के डिग्री सेल्सियस, बट बोथ आर कनेक्टेड टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों के लिए सेम चलेगा, तो इक्वेशन में डालने में कोई दिक्कत नहीं है। डालें सर, दोबारा डालें सर, यही वाली इक्वेशन में डालें 0.689। सर केबी सेम, सॉल्वेंट सेम, 5 इंटू सर अब क्या डालना है? डब्ल्यू सल्यूट सेम है सर, 1/50 इंटू 1000 अपॉन क्या हमने लिखा था मोलर मास ऑफ PQ2, तो इसको मैं PQ2 ही लिख रहा हूँ। तो सर यहाँ से सॉल्व कर लें, यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करके PQ2 आ जाएगा सर 100 अपॉन 0.689। तो सर ये दो कैलकुलेशंस हैं। अगर आप मेरी क्लास साथ साथ लगा रहे हैं ना, अगर आप कर रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इन दो कैलकुलेशंस को आप कर दें, क्योंकि जेईई मेंस के पेपर में बस यही इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में कैलकुलेशन सीम्स टू बी थोड़ी सी हम लेजी हो जाते हैं कैलकुलेशंस देख के। तो एक बार 2 मिनट दिया आपको, इनकी वैल्यूज निकाल के दिखाएं जरा। ओके अगर आपने वैल्यूज निकाल ली हैं तो अच्छी बात, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। नाउ द वैल्यूज विच कम्स आउट टू बी, इसकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 85 और इसकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 145 के आसपास। आई हैव डन दीज कैलकुलेशंस ऑनेस्टली, कोई लेजीनेस नहीं बेटा। ये पॉइंटों को देखते ही, डिविजन को देखते ही समटाइम्स थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं कैलकुलेशन में, बस वो नहीं होना है। वो नहीं हुए तो बस ठीक है, फिर तो हो गया। अब सर अब ये क्या है सर? ये 85 क्या है? P प्लस क्यू का मोलर मास ऐड करोगे 85, P प्लस 2Q को ऐड करोगे तो 145। अब सिंपल मैथ्स की दो इक्वेशन सॉल्व करो। 145 माइनस 85 कितना बचा जी? 60। 2Q माइनस Q क्या बचा? Q। P माइनस P कैंसल्स, तो इन दोनों से सॉल्व करके Q आ गया 60 और P आ गया 25। तो द ऑप्शन करेक्ट शुड बी पहले 25 फिर 60। ऑप्शन 3 इज द आंसर। फिजिकल केमिस्ट्री का एक और सिंपल सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, जेईई मेंस का सवाल है भाई, जनवरी शिफ्ट का सवाल है। तो 2026 के अंदर जो जेईई मेंस ने क्वेश्चन डाले हैं, फिर बोल रहा हूँ कैसे हैं सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहे नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशंस आ रही हैं, बट लॉजिकल हैं, रेलेवेंट टू द सिलेबस हैं, और जिसने मेहनत की है और जिसने अपना कंपोजर मेंटेन करा है, वो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर सही निकाल के मार्क कर सकता है। लो सर 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10वां सवाल 10th क्वेश्चन। अरे वाह, मैंने पढ़ा HF0 SF0, ये सर थर्मो का क्वेश्चन है। ओके सर, थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। सर दिया हुआ एक रिएक्शन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB एट 500 केल्विन। बिल्कुल बढ़िया। और क्योंकि ये थर्मो का क्वेश्चन है और थर्मो में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, तो थोड़ा आराम से इस सवाल को मैं करूंगा, ठीक है जी? बहुत इंपॉर्टेंटली देखना। और इस रिएक्शन का कुछ लॉग के दे रखा है बेटा। हम सबको पता है जो K है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे लॉग K की वैल्यू दी हुई है। तो बिना इस एरो को देखे इस रिएक्शन को रिवर्सिबल ट्रीट किया गया है। ट्रीटिंग रिएक्शन रिवर्सिबल, ट्रीटिंग रिएक्शन रिवर्सिबल। ओके सर, आगे बढ़ें सर। क्या दिया है सर? आपको इस रिएक्शन के ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के HF0 SF0 वैल्यूज, यानी फॉर्मेशन से रिलेटेड एंथैल्पीज और एंट्रोपीज दे रखी हैं, और उन वैल्यूज में एक x अननोन है और वही x कैलकुलेट करने को कहा गया है।
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्म्स को रिलेट करते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मुझे एच एफ नॉट एस एफ नॉट को रिलेट करना है। ओ सर आ गया याद। सर कैसे? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करने वाली एक इक्वेशन मैं जो बना सकता हूँ वो है डेल्टा जी नॉट, क्या होती है, -2.303 आर टी लॉग ऑफ के। और सर डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओह ये है सर बात। कैसे सर? सर उसने के दे रखा है, के भी डेल्टा जी से रिलेटेड है, उसने एच और एस दे रखे हैं, डेल्टा एस आर रिलेटेड विद डेल्टा जी। अब सर इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रख के शायद बात बन जाएगी। कैसे सर? सो दिस इंप्लाइज -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेल्टा जी नॉट दे रखा था, ये जो डेल्टा जी नॉट था ये किसी रिएक्शन का था, तो लॉग के भी किसी रिएक्शन का है। किसका? सर जो ऊपर दिया हुआ है आपको पता तो है। और सर तो ये डेल्टा एच नॉट भी उसी रिएक्शन का होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिस एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हो रही है उसकी होनी चाहिए। सर हमें उस रिएक्शन की तो नहीं दी, हमें उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की एच एफ नॉट या एस एफ नॉट वैल्यूज दी हैं। अब थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री में चलते हैं। और सर ये थर्मो से हमने एक इक्वेशंस रिलेट करी, अब हमें याद आया सर एक एक्सप्रेशन, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट क्या प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट क्या रिएक्टेंट्स। वाह वाह वाह, याद आ गया, याद आ गया सर। यहां से यहां बन जाएगा। सिमिलरली हमें पता है, similarly delta S naught reaction will be summation of delta SF naught products minus summation of delta SF naught reactants। सर ये जो होता है ना, ये जो फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, दीज वर एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ, और हैसेस लॉ डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी सब पे लगता है, तो ये फॉर्मूला सबके लिए। तो हमें एफ नॉट्स की वैल्यूज दे रखी हैं, एफ नॉट की वैल्यूज से हमें रिएक्शन की वैल्यूज निकालनी है, सब्सटीट्यूट करनी है, लॉग के वहां से डालना है, कैलकुलेशन करनी है और निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है सर, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें सर सॉल्व करते हैं सर। सबसे पहले सर हमें लेट्स से डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकालना है। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन क्या है? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है? ए बी, लेकिन वो ट्वाइस है सर। तो सर यहाँ पे बैलेंस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, आपको याद होगा। तो सर ये री वैल्यूज, तो सर मैं पहले डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकाल रहा हूँ। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बाय यूजिंग दीज वैल्यूज, प्रोडक्ट का क्या है 32, उसका कोएफिशिएंट क्या है 2, सो इट इज 2 into 32 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स का क्या होगा सर? रिएक्टेंट्स का होगा सर 6, और यहाँ पे क्या आएगा सर? माइनस एक्स, सॉरी 6 प्लस एक्स, क्या आएगा सर? 6 प्लस एक्स। यही इक्वेशन बनेगी? यस सर यही बनेगी। अब आगे आते हैं सर, अब डेल्टा एस नॉट रिएक्शन निकाल। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स, यूनिट्स क्या है? किलो जूल्स, ये क्या है? जूल्स। तो ये जो भी आ रहा है किलो जूल्स में आ रहा है। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन किस में आएगा? जूल्स में। हर चीज का ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बट यू हैव टू स्लाइटली परसिवियर, आराम से करना है। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन सॉल्व करें सर। हाँ सर, डेल्टा एस नॉट रिएक्शन निकालने के लिए अगेन 2 इंटू क्या करना है सर? 2 इंटू 240। ओके सर, 2 इंटू 240 कर देते हैं सर। सर फिर माइनस, सर रिएक्टेंट्स वाले क्या है? 224 प्लस 238, और ये सारा जूल्स में आएगा। सर वैल्यूज कैलकुलेट करें सर, क्या आएगी? हाँ सर करना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो सर यहाँ निकालते हैं कितना आया। सर 2 इंटू 32 इज 60, बोलो जी 64, माइनस 6, 64 माइनस 6 इज 58, ये माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ गलती ना करना, ये 58 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 माइनस एक्स। और ये क्या होएगा? 2 इंटू 240 इज 480, 224 प्लस 238, सर 8 प्लस 4 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 8 और 4 12, एक गया कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 2 4, ये आ गया 480 माइनस 462 विच कम्स आउट टू बी 18। ओके सर, सो मेरी आदत है, मैं कैलकुलेशन साथ में इसलिए करता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। सर ये पता लग गया। अब सर अब ये इक्वेशन में डालने हैं सर, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालना है और सॉल्व करना है सर। हाँ सर कर लेते हैं सर। सर सॉल्व किया, दिस इज इक्वल टू, दिस इज सॉल्व करते हुए सर, दिस इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 500। सर ये बन गई कैलकुलेशन, इनटू लॉग के कितना है 2.2।
ओके सर, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी ये कैलकुलेशन। और इधर वाला डेल्टा एस नॉट की वैल्यू क्या है, 58 माइनस एक्स माइनस टी डेल्टा एस नॉट, 58 माइनस एक्स। एक सेकंड एक छोटी सी गलती, क्या सर? सर अभी बताया था ये किलो जूल्स में है और ये जूल्स में है, तो सर सीधा सब्ट्रैक्ट तो नहीं होएगा, तो किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो सर इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तभी ये जूल्स में आ गया। अब सर इधर वाला ये आर का वैल्यू जूल्स में है तो ये भी जूल्स में चल रहा है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू अब ये वाली होगी, बस ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूनिट्स के लिए, माइनस टी डेल्टा एस नॉट की वैल्यू 18 आई थी रिएक्शन की, और टेम्परेचर फिर से 500 है, सो इट विल बी 500 इंटू 18। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से मेरे साथ देखना जरा। हाँ सर दिखाओ। अब सर चेक करें, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे 500 है। अब सर कुछ कटा, ये 500 कटा, ये 1000 कट के यहाँ 2 बचा, और ये पूरा 500 कट गया। सर ये पूरा का पूरा ऐसा चल रहा था। अब सर क्या बची कैलकुलेशन? बची हुई कैलकुलेशन में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज ऑन द टॉप लेफ्ट, ऑन द टॉप लेफ्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या बचा, माइनस 2.3 इंटू 8.3, ये बचा माइनस 2.3 इंटू 8.3 इंटू 2.2, ठीक है जी, इज इक्वल टू सर यहाँ से आ गया 58 माइनस एक्स इंटू 2, क्या आ गया 58 माइनस एक्स इंटू 2, और माइनस क्या है सर, माइनस 18। दिस इज द कैलकुलेशन। यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स फ्रॉम हेयर। मुश्किल तो नहीं है, चलो जैसे मैंने अब तक सारे क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं, तो लेट मी सॉल्व दिस कंप्लीट ऑल्सो। सर एक देखना सर, ये 2 है, ये 18 है, ये 2.2 है, मैं कैलकुलेट करके इनको 2 कैंसिल कर सकता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ये 2 काट दिया, ये काटा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 1.1 रफली 1 बचा, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ऑप्शंस देखें थोड़ी दूर दूर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो 1.1 को मैं रफली 1 भी मान सकता हूँ, चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। द कैलकुलेशन लेफ्ट इज 2.3 इंटू 8.3, ठीक है जी, 2.3 इंटू 8.3 माइनस 19 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, इंटू 1.1, तो ये रफली माइनस 20 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। माइनस 20 इज इक्वल टू, इधर क्या है 58 माइनस एक्स माइनस 9, और जी 58 माइनस 9 इज रफली 49, 49 माइनस एक्स, ये कैलकुलेशन बन गई सर। तो थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को मैंने रफली कैलकुलेट करने के लिए ये माना, बट ये मैंने इसलिए माना, क्यों माना सर, क्योंकि सर ऑप्शंस गिवन है और ऑप्शन दूर दूर हैं, सब्जेक्टिव होता तो मुझे एग्जैक्ट करना पड़ता, बट अभी के लिए मेरा काम हो गया। अब सर एक्स आ गया 49 प्लस 20 विच इज 69, एग्जैक्ट आंसर 69 या उसके आसपास, 69 के आसपास कोई है, हाँ, एंड द लेटेस्ट नियरेस्ट ऑप्शन 69 के पास क्या है, 70, ऑप्शन 1 is the correct answer. So this, out of all the 10 questions which we have done till now, this is the lengthiest question, but still it is concept based, nothing irrelevant, everything अगर आप स्टेप बाय स्टेप आराम से कैलकुलेशन करते हुए चलोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। मैंने आपको अभी तक कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और कुछ किए हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब एक सेक्शन हमारा बचा है जो लोगों को बहुत परेशान करता है, जबकि परेशान होने वाली बात नहीं है, वो कौन सा है, ऑर्गेनिक। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पोस्ट द सेकंड वीडियो वेरी सून। मैंने अभी 10 क्वेश्चंस आपके जेई मेंस जनवरी शिफ्ट के 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के मॉर्निंग शिफ्ट के 10 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज नीचे कमेंट्स जरूर पास करें, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, सो दैट आई कैन पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ऑफ ऑर्गेनिक सेक्शन, और वी विल सी टुगेदर कि जब हम सॉल्व करेंगे तो मुश्किल नहीं है, मजेदार है। और मुझे जेई मेंस बनाने वाली एनटीए को एक चीज कहनी है, थैंक यू एनटीए for making such a relevant and balanced paper. Once again, I thanks National Testing Agency NTA for making such a wonderful chemistry paper of JEE Mains 2026. And do like, comment and share. These comments will help us move forward. Do like, comment and share. Thank you, bachcho.